अगर 7% इन्फ्लेशन है तो हर 10 साल में डबल हो जाएगा आपका खर्चा। इन्फ्लेशन नहीं रुकने वाला, क्योंकि आप रिटायर हो गए, वो तो अपना काम करता ही रहेगा। तो इसको नज़रअंदाज अगर कर लोगे, जैसे कि आपने खरीद लिया कोई पेंशन प्रोडक्ट, पेंशन में कोई इन्फ्लेटेड पेंशन नहीं आने वाला, आपको स्टैंडर्ड पेंशन आएगा। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है कि 50,000 रुपये आ रहे हैं, लेकिन 10 साल बाद उसका वैल्यू कीमत सिर्फ 25 हो जाता है, और 20 साल बाद 12.5, तो मतलब आप शायद एक बड़ा 5 स्टार होटल का लंच खा सकते हो। किसी भी ऐसे इन्वेस्टमेंट में जहां पर आप बहुत आसानी से एग्जिट ना हो पाएं, ये कितना बड़ा रिस्क आप इसे देखते हैं? बहुत अच्छा प्रोडक्ट है पीपीएफ, मतलब टैक्स नहीं लगने वाला है, इन्फ्लेशन जितना रिटर्न दे देता है। लेकिन क्या आपको पता है वो 15 साल के लिए लॉक्ड इन है, और 15 साल बाद हर 5 साल के लिए लॉक्ड इन है। आप ज़रूर निकाल सकते हो, उससे लोन ले सकते हो, लेकिन पूरा लिक्विडिटी नहीं मिलता। AIF ले लिया, 5 साल 6 साल का लॉक इन, आपने अभी रियलाइज़ किया कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए सूटेड नहीं है, ये इतना मतलब जितना मैंने सोचा था उतना रिटर्न नहीं है, और उससे कहीं ज़्यादा रिस्क है, मुझे निकालना है, तो आप निकाल नहीं पाएंगे। निकालेंगे तो नुकसान होगा। तो ऐसे प्रोडक्ट्स में ना इन्वेस्ट करते हुए बहुत सारे आसान सा प्रोडक्ट है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये नहीं कि बेटर रिटर्न्स, अक्सर ऐसा होता है कि सिंपल प्रोडक्ट्स में बेटर कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिलता है। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत पांडे और मनी गुरुकुल की इस बेहद खास पॉडकास्ट सीरीज जहां पर हम आपको एजुकेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं और आपको बेहतर तरीके से गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर बता दूं कि ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई है। हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को बहुत बेहतर बना सकें। और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जानी मानी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर प्रतिभा गिरी जी हैं। प्रतिभा जी, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए, और अच्छा लग रहा है एक बार फिर से आपको मनी गुरुकुल के इस पॉडकास्ट में हमें पाकर। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं प्रतिभा जी से, वो दरअसल आपके रिस्क मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है। तो प्रतिभा जी, लोग अक्सर रिटर्न चेज करते वक्त रिस्क को कहीं ना कहीं बैक सीटेड कर देते हैं। तो हमें बताइए कि इन्वेस्टमेंट जर्नी में वो कौन 5 पॉइंट्स हैं, वो कौन से 5 ऐसे पहलू हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट में। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो प्रशांत जी, इट्स वेरी ऑलवेज नाइस टू कम बैक। हमेशा लोग एक ही तरफ देखते हैं, रिस्क की तरफ। रिस्क और रिटर्न दोनों एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। हम हमेशा भूल जाते हैं। रिस्क देखना अच्छा लगता है, शायद अगर हम सिर्फ रिस्क के बारे में बात करें और रिटर्न के बारे में ना बात करें तो कोई व्यूअर्स भी नहीं रहेगा इसके लिए। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि रिस्क अगर प्ले आउट हुआ तो रिटर्न चाहे कितना भी हो आपका कॉर्पस नहीं बनेगा। तो आपको ये 5 चीज़, अगर आप सबसे ज़्यादा 5 चीज़ को ध्यान रखना है तो एक है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। जाने अनजाने में जहाँ पे या फिर वो अपना ईसॉप्स हो गया, अपने कंपनी के साथ बहुत लगाव है, या फिर हमने एक बड़ा सा घर ले लिया, वो अपना एसेट एलोकेशन का बहुत अहम हिस्सा बन जाता है, या हमारा फेवरेट कंपनी हो, फेवरेट म्यूचुअल फंड हाउस हो। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क इज़ नॉट एट ऑल अ गुड थिंग। सेकेंड, लिक्विडिटी रिस्क। हम ये सोचते ही नहीं है कि जब हमें चाहिए, ज़रूरत है, क्या हम उस टाइम पे वो पैसे को पा सकते हैं, क्या हम विड्रॉ कर सकते हैं इजीली, और जो आज की तारीख में है वही स्टेटस बाद में रहेगा। और एसेट एलोकेशन रिस्क, कोई 2020 से अगर आप देखेंगे, 2020 से अभी तक तो मार्केट एक तरफा रहा है, तो लोगों को लगता है सिर्फ इक्विटी में रहना चाहिए। डेट क्या चीज़ होती है, डेट में कौन सा रिटर्न है, क्यों करें डेट। लोग तो हमसे झगड़ते भी हैं कि हम आपने डेट क्यों दिया है एलोकेशन। तो एसेट एलोकेशन एक तीसरा बड़ा रिस्क है। चौथा है कि कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स, इनकी कहानियाँ बड़े अच्छे होते हैं कि ये ऐसा करेगा वैसा करेगा, लेकिन इसका हिस्ट्री नहीं होता। तो बिना समझे, बिना क्लियरली समझे कोई प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना, ये बहुत बड़ी रिस्क हो सकती है कि हमें नहीं पता कि रिस्क कैसे प्ले आउट हो सकता है। और पांचवा जो रिस्क है वो है कि आप रिस्क ही ना लो। मतलब आप बहुत ही ये सब सोच के 4 रिस्क आपने बताया, चलो मैं रिस्क ही नहीं लेता हूँ, मैं तो एकदम गारंटीड रिटर्न्स में रखूँ, वो भी सबसे बड़ी रिस्क होती है। चलिए, तो मतलब इनमें से तो कितनी चीज़ें तो शायद मेरे ख्याल से नए लोगों को पता भी नहीं होंगी कि रिस्क के इतने भी पहलू हो सकते हैं, इतने डायमेंशन हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को भी लोग रिस्क के तौर पे देखते हैं, लेकिन आपका नज़रिया क्या कहता है? क्या लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में इक्विटी में इस वजह से कि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आ सकती है, इन्वेस्ट ना करना, क्या ये भी एक बड़ा रिस्क है? एब्सोल्युटली।
वॉलेटिलिटी और रिस्क में हमें कंफ्यूज नहीं होना। रिस्क का मतलब ये है कि आपको कैपिटल लॉस नहीं करना है। कुछ भी हो जाए, भले आपको कम रिटर्न पाए, लेकिन आपको कैपिटल लॉस नहीं करना है। कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म में नहीं करना है। वॉलेटिलिटी तो एक पहलू है कि उतार चढ़ाव है। आप सोचो, अगर उतार चढ़ाव नहीं होता इक्विटी में, तो कोई और एसेट क्लास में क्यों ही इन्वेस्ट करते लोग? सब लोग जो सबसे ज़्यादा रिटर्न आता है उसी में इन्वेस्ट करते। तो ये वॉलेटिलिटी तो होना ही है, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विटी। अगर इसको सोचते हुए, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी होता है, उतार चढ़ाव दोनों होता है, और ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन अगर उसको सोच के आपने इक्विटी में इन्वेस्ट ही नहीं किया, तो आप वेल्थ नहीं बना पाओगे। ये आपको जानना है कि आज जो आपका प्राइस है, इन्फ्लेशन की वजह से वो बढ़ने वाला है। इन्फ्लेशन को अच्छा मार्जिन से अगर आप बीट नहीं कर पाओगे, तो अच्छा एक कॉर्पस नहीं बना पाओगे, और अपने लाइफस्टाइल को एक तो मेंटेन नहीं कर पाओगे, और नहीं तो बढ़ा नहीं पाओगे। दोनों बहुत ही बड़ा रिस्क है। इसलिए वॉलेटिलिटी से डरना नहीं है, एक्सपेक्ट करना है, और उससे दोस्ती कर लेनी है कि हाँ ठीक है, उतार चढ़ाव है, हमने अच्छी तरह से सिलेक्शन किया, तो लॉन्ग टर्म में तो अच्छा खासा हमारा नतीजा निकलना ही है। चलिए, आपने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अपने आप में मतलब हम जितनी भी चर्चाएं करते हैं वो आ ही जाता है। और जब हम लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की बात करें, तो उसमें इन्फ्लेशन को फैक्टर इन ना करना, या जैसा आपने कहा कि इन्फ्लेशन को बीट ना कर पाना, ये कितना बड़ा और कितना अंडर एस्टिमेटेड आपको रिस्क नज़र आता है, और क्यों? बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं कि इन्फ्लेशन होगा। अगर होगा तो भी, अगर ये आप अगर देखेंगे कि न्यूज़ क्या बता रहा था, हेडलाइंस क्या है, इन्फ्लेशन बहुत कम हो गया, 4% हो गया, 3% हो गया। तो मैं आपसे एक ही सवाल पूछती हूँ, आप अपना खर्चा देखो, पिछले साल का देखो, उसके पहले साल का देखो, क्या आपका इन्फ्लेशन 3 या 4% है? एक चीज़ है हेडलाइन इन्फ्लेशन, और दूसरी चीज़ है कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे अपनी इनकम बढ़ती है, तो एक्सपेंसेस और जहाँ पे आप खर्चा करते हो वो भी बढ़ जाता है। तो अगर हेडलाइन 4 भी बताता है, तो मैं तो बताऊंगी आप 7% ही लो इन्फ्लेशन। मान लीजिए अगर आपने इन्फ्लेशन को नज़रअंदाज कर दिया, बहुत सारे टाइम रिटायरमेंट प्लानिंग खास करके लोग बताते हैं कि हम तो सिर्फ आज की तारीख में 50,000 खर्चा करें, आप क्यों इतना करोड़ों की रिटायरमेंट कॉर्पस की बात करो, क्या बता रहे हो कि हमें 10 साल बाद इतना पैसा खर्चेंगे? तो एक सिंपल सा रूल है, अगर 7% इन्फ्लेशन है, तो हर 10 साल में डबल हो जाएगा आपका खर्चा। मान लीजिए आज 50,000 खर्चा करें, तो 10 साल बाद हो जाएगा 1 लाख, और 20 साल बाद 2 लाख, और 30 साल बाद 4 लाख। ये इसलिए इन्फ्लेशन नहीं रुकने वाला क्योंकि आप रिटायर हो गए, वो तो अपना काम करता ही रहेगा। तो इसको नज़रअंदाज अगर कर लोगे, जैसे कि आपने खरीद लिया कोई पेंशन प्रोडक्ट, पेंशन में कोई इन्फ्लेटेड पेंशन नहीं आने वाला, आपको स्टैंडर्ड पेंशन आएगा। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है कि 50,000 रुपये आ रहे हैं, लेकिन 10 साल बाद उसका वैल्यू, कीमत सिर्फ 25 हो जाता है, और 20 साल बाद 12.5। तो मतलब आप शायद एक बड़ा 5 स्टार होटल का लंच खा सकते हो। इसलिए ये आपको ध्यान रखना है कि इन्फ्लेशन को बीट करे, ना सिर्फ आज, कल भी, और हमेशा बीट करते रहे, तब भी आप वेल्दी बन सकते हो। चलिए, तो इन्फ्लेशन को आपको बीट करने के लिए वो कंसिस्टेंसी और एक कह सकते हैं कि आपका टेम्परामेंट, आपका अप्रोच दिखाना होगा। लोग अक्सर डेट को जो है वो स्टेबल, और इक्विटी में जो है वो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी देखते हैं। लेकिन अगर ख़ास तौर पे इन दोनों में एक फ्लिप नज़र आता है, तब जब मार्केट वॉलेटाइल है, इक्विटी वॉलेटाइल है, तो तब हम डेट में भी देखते हैं कि क्रेडिट रिस्क या इंटरेस्ट रेट रिस्क ये फैक्टर हो जाता है। इसे आप कैसे देखते हैं? मेरा मानना है कि इक्विटी रिलेटिवली इजी प्रोडक्ट है, समझने में भी, इन्वेस्ट करने में भी। डेट जितना आसान लगता है उतना है नहीं। तो डेट में बहुत सारे रिस्क है, खास करके है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क मतलब आपने किसी को पैसा दिया और उन्होंने आपका कैपिटल नहीं रिटर्न किया। तो ये सिर्फ इंडिविजुअल्स में नहीं होता, कॉर्पोरेट्स में भी हो सकता है, इसलिए रेटिंग होता है। और हमने देखा ही था 4-5 साल पहले कुछ क्रेडिट रिस्क प्ले आउट हुए थे बड़े बड़े कंपनीज में, कि वो कैपिटल वापस नहीं आया, समय पर नहीं आया, और आया ही नहीं, दोनों हुआ है। तो जब आप डेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो मेरा मानना है, मेरा पर्सनल फंडा यही है कि डेट में आप रिस्क ना लें, क्योंकि अगर आपका कैपिटल लॉस हो गया या रिटर्न्स कम भी हो गया, उसको मेकअप करने के लिए आपके पास कोई विकल्प नहीं है। दूसरी बात, ये हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स है, इसमें क्या रिस्क हो सकता है?
बिल्कुल नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कहीं नहीं जाने वाला। डेफिनेटली आपको पैसा देगा, लेकिन वो बॉन्ड्स का जो रिटर्न है, जो बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट करते हैं उसका रिटर्न है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो बॉन्ड का रेट नीचे आता है, और वाइस वर्सा। तो अगर आप ड्यूरेशन मतलब लंबे समय अवधि का बॉन्ड ले लिया और इंटरेस्ट रेट ऊपर चला गया, तो आपको नुकसान हो सकता है, कैपिटल लॉस हो सकता है। इसलिए एक ही तरह का डेट में इन्वेस्ट करना बेहतर है कि एक्रूवल बोलते हैं। जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया, अच्छे अच्छे कंपनी, AAA कंपनीज के कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया, वो भी म्यूचुअल फंड के जरिए आपने डाइवर्सिफाई किया, और आपको पता है कि इतना ही मिलना है, मतलब इन्फ्लेशन जितना ही रिटर्न मिलना है, 7% मिलना है। इससे ज़्यादा आप उम्मीद ना रखें डेट से। अगर ज़्यादा के लालच में आके हम इन्वेस्ट कर दें तो कैपिटल का नुकसान हो सकता है, और मैंने तो बताया ही है, रूल 1 to 10, कैपिटल लॉस नहीं करना है। चलिए, आपने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था, कंसंट्रेशन रिस्क। मतलब एक ही ख़ासतौर पे एसेट क्लास या सेक्टर या स्टॉक में अपने पोर्टफोलियो का वेटेज ज़्यादा बढ़ा देना, क्या ये एक बड़े हिडन रिस्क के तौर पर इसे भी देखती हैं आप? एब्सोल्युटली, जब हम इन्वॉल्व होते हैं ना, जैसे खुद के लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं तो हम सुलझा नहीं पाते, दूसरे की लाइफ में हमें क्लियरली पता चलता है ये तो प्रॉब्लम है, इसका आसान सा एक सोल्यूशन है। वैसे ही हमारे एसेट्स में हम काफ़ी इमोशनली भी अटैच्ड होते हैं। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स को मैंने देखा हुआ है जो वो कंपनी में जो काम करते हैं, उसी कंपनी का ईसॉप्स है, और उनका सबसे बड़ा जो होल्डिंग है वो कंपनी का है, मतलब इनकम भी कंपनी से आ रहा है, ईसॉप्स भी कंपनी का है, और 40 से 50% आपका कंपनी का ईसॉप्स है। तो आपको लगता है कंपनी तो अच्छा ही कर रहा है, ये ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है, बहुत सही बात है, लेकिन बाय चांस कुछ नेगेटिव हो गया, आपका इनकम में भी बाधा हो सकती है और कैपिटल भी हो सकता है। सिमिलरली एक घर ले लेते हैं, और उसी को हम सोचते हैं कि हम वो न्यूज़ सब पढ़ते हैं कि उन्होंने लिया था 10 लाख में और 10 करोड़ में बेच दिया, ये नहीं बताते कि कितने साल में बेचे। तो रियल एस्टेट ले लेते हैं, तो उसमें भी कंसंट्रेशन रिस्क हो जाता है कि आपने एक ही एसेट क्लास में, मतलब आपका पूरा नेटवर्थ अगर आप निकालोगे, उसका 60% अगर एक ही घर पे है, तो वो भी तो रिस्क है। हो सकता है नया घर आ जाए और आपका अप्रिशिएट ना हो, कई सारे केसेस ऐसे देखे हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि एक असेट में कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। चलिए, आप जो बात कह रही हैं उसमें एक चीज़ और है कि दुनिया जिस तरह से बदल रही है, या जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब वो ईज़ नहीं रहा, ख़ास तौर पे दुनिया में कुछ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अ, ऐसे सिचुएशन में भी इन्वेस्टर जो है वो घबराता है। वो चाहे फ़ियर में घबराए, या मैं अगर इसको थोड़ा और उल्टा कर दूं, चाहे ग्रीड में घबराए, ठीक है, या उसकी वजह से बेचैन हो, जो उसके डिसीजन को इम्पैक्ट करते हैं। इसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, ना सिर्फ इन्वेस्टर, हम जो उनको एडवाइस नहीं, उनको इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं, तो हमें भी वो ग्रीड और फियर होता है। हमें भी लगता है जो हमारे पास आ रहे हैं उनको सबसे बेस्ट रिटर्न्स हो और उनका सबसे लोएस्ट डाउनफॉल हो। तो ये तो एक स्वाभाविक है कि ग्रीड और फियर का साइकिल में है, लेकिन इसको हमें पहचानना होगा कि आज के तारीख में अगर सब लोग डर रहे हैं, तो ये डर क्या, जाहिर से कि अगर उनका कोई गोल आ रहा है 1 या 2 साल के अंदर, तो डेफिनेटली उनको डरना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता जो मार्केट आज की तारीख में, मान लीजिए 15 महीने में कुछ नहीं किया और अभी थोड़ा करेक्शन भी हुआ है, तो हो सकता है वो वापस ना आए, तो घबराना चाहिए। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, आपने देखा है हिस्ट्री कैसे, मतलब हर साल इक्विटी में कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज़ आता है, 10-15% डाउन होता है, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द ईयर मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव रिटर्न्स देता है। तो ये आपको घबराना नहीं है। और ग्रीड ऐसा है कि मान लीजिए गोल्ड में आपने इन्वेस्ट ही ना किया हो, मतलब 2022 से आप सोच रहे हैं कि गोल्ड में करना है और थोड़ा ऊपर जा रहा है, और आप बोल रहे हैं बाद में, और लास्ट में आपको वो एक फोमो जैसा हो जाता है कि सबने पैसा बनाया गोल्ड में, मैंने क्यों नहीं बनाया। अभी मैं नैरेटिव्स ये सुन रही हूँ कि सेंट्रल बैंक्स खरीदेंगे और ऊपर जाएगा, कम से कम अभी तो मैं ग्रीड की वजह से, अभी तो मैं कुछ रिटर्न्स बना लो। आपने इन्वेस्ट किया और जनवरी हो गया और थोड़ा नेगेटिव हुआ और वापस नेगेटिव हुआ, तो ये दोनों से बचना बहुत ज़रूरी है। आपको एक स्टेप पीछे जाना है और सोचना है क्यों मैं इन्वेस्ट करना चाह रही हूँ। ये इसलिए क्योंकि मैं घबरा रही हूँ, मैं रिटर्न रिडीम करना चाह रही हूँ, ये इसलिए कि मैं ग्रीड की वजह से मैं इन्वेस्ट करना चाह रही हूँ, और थोड़ा मोमेंटम को रोक देना है, तब जाके आप अच्छे इन्वेस्टर बनोगे और अच्छा कॉर्पस भी बनाएंगे।
बिल्कुल, तो याद रखिए कि ये फ़ियर, ग्रीड या रिटर्न चेज़ करने की आपका जो टेम्परामेंट है ना, ये आपके इन्वेस्टमेंट को काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचाता है। बहुत सारे टर्म्स जो आप बोल रही हैं, वो बीच-बीच में मेरे दिमाग में आ रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ कि मैं उन्हें अपने दर्शकों के लिए सिम्प्लीफ़ाई करूँगा। एक टर्म लिक्विडिटी रिस्क, मतलब कि किसी भी इन्वेस्टर को ये किस तरह से प्रभावित करता है? क्या होता है ये लिक्विडिटी रिस्क? और किसी भी ऐसे इन्वेस्टमेंट में जहाँ पर आप बहुत आसानी से एग्ज़िट ना हो पाएँ, ये कितना बड़ा रिस्क आप इसे देखती हैं? देखिए आम तौर पे हम अगर प्लान करेंगे तो हम ये सोचते हैं कि जब हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है तभी हम लॉक इन करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे बहुत अच्छा प्रोडक्ट है पीपीएफ, मतलब टैक्स नहीं लगने वाला है, इन्फ्लेशन जितना रिटर्न दे देता है। लेकिन क्या आपको पता है वो 15 साल के लिए लॉक्ड इन है और 15 साल बाद हर 5 साल साल के लिए लॉक्ड इन है। आप ज़रूर निकाल सकते हो उससे, लोन ले सकते हो, लेकिन पूरा लिक्विडिटी नहीं मिलता। सो पीपीएफ जैसा बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट में भी लॉक इन होता है। सिमिलरली अगर आप सीनियर सिटीजन्स की बात करें, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी लॉक इन होता है। अगर आपने कुछ इवॉल्व सा प्रोडक्ट ले लिया, एआईएफ ले लिया, 5 साल 6 साल का लॉक इन, बीच में आपने अपना माइंड चेंज कर लिया। ये ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़रूरत पड़ी पैसे की। ये भी हो सकता है कि आपने अभी रियलाइज़ किया कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए सूटेड नहीं है, ये इतना मतलब जितना मैंने सोचा था उतना रिटर्न नहीं है और उससे कहीं ज़्यादा रिस्क है, मुझे निकालना है, तो आप निकाल नहीं पाएँगे। निकालेंगे तो नुकसान होगा। तो ऐसे प्रोडक्ट्स में ना इन्वेस्ट करते हुए बहुत सारे आसान सा प्रोडक्ट है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये नहीं कि बेटर रिटर्न्स। अक्सर ऐसा होता है कि सिंपल प्रोडक्ट्स में बेटर कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिलता है और बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स देखे हैं जो बड़े-बड़े पोर्टफोलियो बनाए सिर्फ सिंपल म्यूचुअल फंड से। तो जहाँ पे पूरा लिक्विडिटी है, आपको जब चाहिए आप निकाल सकते हो। एक और चीज़ लिक्विडिटी में आपको ये देखना है, जब आप निकालना चाह रहे हैं क्या उस टाइम पे मार्केट कंडीशन वही रहेगा। फॉर एग्जांपल आपने माइक्रो कैप में इन्वेस्ट कर दिया और मार्केट टर्न हो गया, तो हो सकता है वो नुकसान हो जाए। अवेलेबल तो है, लेकिन इतना नुकसान में क्या आप निकाल पाएँगे? तो एक छोटा-सा हिस्सा आप रख सकते हैं जो बहुत लंबे समय अवधि के लिए है, लेकिन ज़्यादा पैसा माइक्रो कैप में रिटर्न के पीछे नहीं लगाना। चलिए, तो रिटर्न चेज़ तो बिल्कुल नहीं करना है, समय देना है, लॉन्ग टर्म वेल्थ जर्नी यही होती है। अगर एक सिंपल फ्रेमवर्क हमें, मतलब मैं अगर कहूँ कि एक इन्वेस्टर है वो कोरा कागज़ है, उसे अपने रिस्क को आइडेंटिफ़ाई करना, मैनेज करना, इसमें उसे कुछ नहीं पता। तो हमें बताइए एक सिंपल फ्रेमवर्क क्या हो सकता है, किसी भी पोर्टफोलियो को, अपने इन्वेस्टर को अगर उसके रिस्क को आइडेंटिफ़ाई करना है या उसे मैनेज करना है? देखिए, एड हॉक इन्वेस्टमेंट ना ये भी एक बड़ा-सा रिस्क है, इसके बारे में हमने बात ही नहीं किया। लोग अक्सर आते हैं, बोलते हैं हमारे पास अभी 10 लाख है, 20 लाख है, इन्वेस्ट करना है, आप बताओ कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं या खुद कर रहे हैं, ये सोचें कि किस लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये पैसा आपको कब ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप एक फ्रेमवर्क बनाएँ कि ये जो पैसा है, ये 3 साल के अंदर है और 3 साल के पैसे को आपको कोई भी वॉलेटाइल एसेट क्लास में नहीं डालना है, क्योंकि रिस्क तो नहीं है कि कैपिटल लॉस हो जाएगा लंबे समय अवधि में, लेकिन छोटा-सा समय अवधि है 2 साल या 3 साल, उसमें क्या पता जिस टाइम पे आपको निकालना हो सकता है आपका रिटर्न कम हो। सेकेंडली आपको सारा पैसा इस डर से गारंटीड रिटर्न्स में नहीं रखना है, क्योंकि आपको रिस्क ही नहीं लेना है। मतलब रिस्क तो है ना, अगर आप रोड क्रॉस करोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, इसकी वजह से आप घर में तो नहीं बैठ सकते हो। रिस्क थोड़ा बहुत लेना ज़रूरी है कि आप वेल्थ बिल्ड कर सकें। सेकेंडली अगर कोई प्रोडक्ट में आप लंबे समय अवधि के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो और वो सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है या इन्फ्लेशन को भी वर्स्ट बीट भी नहीं कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी रिस्क हुई ना, आप अपने वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। जो आज आप खरीद सकते हो, वो इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से अगले अगले साल आप वो भी नहीं खरीद पाओगे और उतना भी ग्रो नहीं किया होगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हम इमोशंस को साइड में रखना है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को खुद कर रहे हो, तो आपको क्वेश्चन करना है, क्यों मैं ये कंपनी के हिसाब से या ये घर से क्यों लगाव है? क्या ये कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया? और लास्टली एसेट एलोकेशन बहुत ही ज़रूरी है। जब
मार्केट अच्छा कर रहा है तब भी एसेट एलोकेशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब नहीं करेगा तो थोड़ा स्टेबिलिटी आपके पोर्टफोलियो को देता है। अगर आप 15 साल के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेट का भी उसमें एक कंपोनेंट डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में ऐसा वॉलेटाइल रहेगा और आपका बिहेवियर को कंट्रोल करने वाला तो रिटर्न्स ही है। कुछ भी बताया जाए तो एसेट एलोकेशन करिए। तो प्रतिभा जी, मेरे ख्याल से एक ऐसे पहलू को आपने सिंप्लीफाई किया और इतने आसान भाषा में और इतने एग्जाम्पल्स देके कि लोगों तक पहुंचेगा। और लिटरली रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी इन्वेस्टर जर्नी में, वो आज हमने समझा। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए और हर पहलू पर अपनी राय देने के लिए। हम अपने दर्शकों से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि इस तरह की और भी जानकारियां हम अलग अलग पॉडकास्ट के जरिए आप तक लेकर आएंगे। आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा सवाल इस पूरी चर्चा में भी हो सकता है कि हमने भी उन पहलुओं को ना समझा हो, कई बार एक इन्वेस्टर के तौर पर आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि कोई बात छूट गई है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। हम आगे की चर्चाओं में उन सारी चर्चाओं को लेकर आएंगे, उन सवालों के जवाब देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.